हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटनी विजडम। दोस्तों, पोल्ट्री में आए दिन नई नई रिसर्चेज होती रहती हैं। नए नए जो फीड सप्लीमेंट्स हैं या कहिए कि नए नए मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें टेस्ट किया जाता है पोल्ट्री के ऊपर। और ये देखा जाता है किस तरीके से वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती हैं, डिज़ीज़ के प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, इनके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। पोल्ट्री के ऊपर काफ़ी सारे हमारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हैं, डिज़ीज़ से रिलेटेड भी हैं। तो एक मॉलिक्यूल है, हालांकि मॉलिक्यूल तो ये पुराना है, लेकिन इसका आजकल काफ़ी मतलब ये चलन में है, डिस्कशन में है, एक हॉट टॉपिक है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए जो ख़ास तौर से अपना फीड बनाते हैं उनके लिए। तो बीटेन एक्चुअली क्या है और पोल्ट्री न्यूट्रिशन में इसका क्या रोल है, हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो बीटेन का जो पोल्ट्री न्यूट्रिशन में है, चिक न्यूट्रिशन में बेसिकली 1940s में इसका अध्ययन शुरू हो गया था, इसकी रिसर्च शुरू हो गई थी और तभी इसका सिग्निफिकेंस देखने में आया था। मतलब ये काफ़ी पुराना एक मॉलिक्यूल है जिसे हम जानते हैं और पोल्ट्री न्यूट्रिशन में इसे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्टडीज़ हुई और इसके मतलब बायोकेमिकल पाथवेज़ को देखा गया। तो उसमें ये देखा गया है कि कोलिन और मिथ्योनिन के साथ बीटेन का क्या इंटरेक्शन है या क्या इसका रोल उसके उसके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ देखने को मिलता है। आपको शायद याद हो, मेरी एक और वीडियो थी जो 2-3 महीने पहले मैंने बनाई थी कोलिन के ऊपर। तो कोलिन के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है और वो वाली वीडियो आप इसके साथ ज़रूर देखिए, तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बीटेन का बताया, लेकिन कोलिन, बीटेन और मिथ्योनिन ये तीनों के तीनों आपस में काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे की कमी को पूरा भी करते हैं कुछ हद तक। तो इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि बीटेन मिथ्योनिन को रिप्लेस कर देता है कुछ हद तक, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है, मैंने यहाँ पर एक रिसर्च को डिस्कस किया है वीडियो में आगे चल के। तो देखा क्या गया कि प्यूरीफाइड डाइट खिलाई गई। प्यूरीफाइड डाइट का मतलब था उसके अंदर बीटेन थी लेकिन कोलिन नहीं था। तो उसमें देखा गया कि ग्रोथ इतनी नहीं हुई, लेस ग्रोथ उसमें देखी गई। इसका मतलब ये है कि बीटेन कोलिन को रिप्लेस नहीं करता है, तो कोलिन हमें अलग देना पड़ता है, बीटेन अलग देना पड़ता है। तो ये उस दौरान रिसर्च हुई जिसमें ये चीज़ देखी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो डाइट के अंदर कोलिन थी उसमें ग्रोथ भी अच्छी देखी गई और उसके अंदर पैरोसिस भी नहीं हुआ। जो लंगड़ा हो जाता है ना, लेमनेस जो आती है, स्लिप टेंडन जिसे कहते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिली जब कोलिन डाइट में दिया गया। हालांकि बीटेन से पैरोसिस की जो समस्या होती है, स्लिप टेंडन की समस्या होती है, उससे नहीं रोका जा सका जब बीटेन को सप्लीमेंट किया गया कोलिन की जगह। हालांकि कोलिन से ही बीटेन बनता है, लेकिन बीटेन से कोलिन नहीं बनता है अंदर। तो कुछ और स्टडीज़ हुई, उसके बाद बायोकेमिकल पाथवेज देखे गए और उसमें बीटेन जो बॉडी के अंदर बनता है ये बेसिकली कोलिन से बनता है, इस बात का पता चला। तो मुर्गी के अंदर जो बीटेन का एक रोल है वो एज ए मिथाइल डोनर देखा जाता है। अब ये मिथाइल डोनर क्या होता है, फिर मैं वही कहूँगा कि आपको कोलिन वाली वीडियो एक बार
देखनी चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि इसमें भी मैंने बताया। तो बीटेन और होमोसिस्टीन एक मॉलिक्यूल होता है, वो आपस में मिलके मिथ्योनिन बना लेते हैं। तो यहाँ इस वजह से कहा जाता है कि अगर बीटेन दे दें, होमोसिस्टीन पहले से ही ब्लड में मौजूद रहता है, तो ये दोनों मिलके कुछ हद तक मिथ्योनिन बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीटेन थोड़ा बहुत मिथ्योनिन रिप्लेस कर सकता है। अब ये कर सकता है प्रैक्टिकली या नहीं कर सकता, ये आगे वीडियो में देखेंगे। तो बीटेन क्या करता है, ऑल्टर करता है फैट मेटाबॉलिज्म को भी। फैट, क्योंकि ये इसका सीधा रिलेशन मिथाइल डोनेशन से है, मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, तो वहाँ पर ये फैट मेटाबॉलिज्म को भी ऑल्टर करता है। उसके मतलब फैटी लीवर वगैरह, ये जो भी ये वाली कंडीशंस होती हैं, इसमें भी ये हेल्पफुल नज़र आता है। इस वीडियो में इसे डिस्कस नहीं किया गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो और तीसरी इसका जो एक फैक्टर होता है या एक काम होता है इसका, ये ऑस्मो प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है। मतलब ये जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन्हें ये बाहरी स्ट्रेस से बचाता है, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल हों या बैक्टीरिया हों, तीनों के अंदर बीटेन काम करता है। तो इसका ये एक मैप है, बीटेन, कोलिन और मिथ्योनिन किस तरीके से आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि मिथ्योनिन भी डाइट में डाला जाता है, कोलिन भी डाइट में डाला जाता है। बीटेन को ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि यूज़ कैसे होता है। अब होता क्या है कि कोलिन, आप मार्केट में जैसे आता है ना, एनिकोल आता है जुबलिएंट का, तो वो कोलिन का एक सोर्स है। मतलब 60% उसके अंदर कोलिन रहता है, तो वो हम मिलाते हैं, 1 किलो डाइट में मिलाया जाता है। तो कोलिन क्या क्या करता है, एसिटाइल कोलिन बनाता है। तो ये तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की मतलब जो बेसिक फंक्शनिंग होती है। तो कोलिन क्या करता है, कोलिन से फिर फॉस्फोकोलिन बनता है, और सीडीपी कोलिन बनेगा, फिर उससे फॉस्फेटिडाइल कोलिन बनेगा। ये एक फॉस्फोलिपिड होता है जिससे सेल मेम्ब्रेन बनती हैं। ठीक है, तो ये वाला रोल होता है कोलिन का। एक एसिटाइल कोलिन बनाता है। एक रोल क्या होता है कि कोलिन बीटेन बनाता है, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और कोलिन बीटेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूनिडायरेक्शनल मतलब एक रिएक्शन होती है, बीटेन से कोलिन नहीं बनता है। ठीक है, तो कोलिन बीटेन बना देता है। बीटेन क्या करता है, बीटेन होमोसिस्टीन के साथ मिलके मिथ्योनिन बना लेता है। मिथ्योनिन ज़रूरी है, और मिथ्योनिन क्या करता है ये जानने के लिए आप हमारी एक और वीडियो है जिसमें मिथ्योनिन के बारे में अच्छे से बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो होमोसिस्टीन के साथ मिलके बीटेन मिथ्योनिन बनाता है, और फिर क्या होता है कि ये जो मिथ्योनिन होता है ये एडिनोसाइल मिथ्योनिन बनाता है, जिसे सैम भी कहते हैं।
सैम क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप डोनर होता है, यूनिवर्सल मिथाइल ग्रुप डोनर होता है, मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है। और जब तक ये मिथाइल ग्रुप डोनेट नहीं करता सैम, क्रिएटिन नहीं बनता है। क्रिएटिन नहीं बनेगा तो आप जानते ही हैं, जैसे बॉडी बिल्डर वगैरह खाते हैं ना क्रिएटिन, वो क्यों खाते हैं, मसल को डेवलप करने के लिए। तो अगर क्रिएटिन नहीं होगा तो मसल के अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं पहुंचेगी, मसल ग्रो नहीं करेगी, मीट नहीं बनेगा, ये मीट की क्वालिटी लो रहेगी। तो क्रिएटिन बनाता है, इपिनेफ्रिन बनाता है, एक तरीके का हार्मोन होता है जो पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। और कार्निटिन, कार्निटिन फैट के मतलब मेटाबॉलिज्म में बहुत इसका रोल होता है। कुछ दवाइयाँ भी आती हैं ना जिसके अंदर कार्निटिन प्रेजेंट रहता है। फिर एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो सैम है वो मिथाइल ग्रुप डोनेट करने के बाद एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन बना लेता है, ठीक है। और ये एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। होमोसिस्टीन फिर बीटेन के साथ मिलकर मिथ्योनिन बना लेता है। तो बीटेन अगर अवेलेबल है तो होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फोलिक एसिड कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए, लेकिन उन्हें नहीं दर्शाया गया है। अगर मिथ्योनिन नहीं बना रहा है तो ये सेरीन के साथ मिलकर सिस्टाथियोन बनाता है, फिर उससे सिस्टीन बन जाता है। तो ये इसकी पूरी साइकिल चलती है। अब बीटेन और मिथाइल टेट्राफोलेट जो फॉलिक एसिड बताया मैंने, ये दोनों ही मिथाइलेशन का काम करते हैं। होमोसिस्टीन को मिथाइलेट करके ये मिथ्योनिन बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप फॉलिक एसिड के, फोलेट के या बीटेन के होते हैं, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और किसी बायोसिंथेटिक मिथाइलेशंस में। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन बनाने के लिए बीटेन चला जाएगा, अपना मिथाइल डोनेट कर देगा और वहाँ पे वो क्रिएटिन बना लेगा या एपिनेफ्रिन बना लेगा। उसके लिए बीटेन को अपना मॉलिक्यूल होमोसिस्टीन को देना पड़ेगा। होमोसिस्टीन मतलब कोलिन से बीटेन बनेगा। अगर आप डाइट में बीटेन नहीं दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो कुछ सोर्सेज होती हैं, जैसे गेहूँ मिला रहे हैं या फिर MBM वगैरह है, उसमें बीटेन थोड़ी बहुत पहुंच जाती है। बाहर से बीटेन नहीं दे रहे हैं तो कोलिन बीटेन बनाएगा, बीटेन होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करेगा मिथ्योनिन में, मिथ्योनिन सैम बनाएगा, वो मिथाइल डोनर का काम करेगा। तो बेसिकली मिथाइलेशन क्या होता है कि बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं कुछ, जिसके बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है। जैसे ईपीजेनेटिक्स होती है, मतलब जीन एक्सप्रेशन है। मिथाइल ग्रुप DNA से जाके जुड़ेगा, जब तक DNA से नहीं जुड़ेगा तब तक जीन मतलब DNA काम नहीं करेगा, जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ये नहीं पता चलेगा कि इस जीन को करना क्या है। तो एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस देता है मिथाइलेशन। लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, टॉक्सिसिटी है या कुछ भी चीज़ें हैं उन्हें जो डिटॉक्सिफाई करता है लीवर, वो भी मिथाइल ग्रुप की वजह से करता है। वो मिथाइल ग्रुप जो कि इन मॉलिक्यूल्स से मिलते हैं, मतलब बेसिकली सैम से जो मिलता है। सैम कहाँ से आता है? मिथ्योनिन से। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी मिथाइलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो और भी बहुत से रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन DNA का काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मिथाइल ट्रांसफ़र का कितना रोल है। और मिथाइल ट्रांसफ़र में ही बीटेन का रोल आता है, वहीं से ये एक्सप्लेन होता है। तो डाइटरी मिथ्योनिन अगर लो है, मिथ्योनिन आप नहीं दे रहे हैं या किसी भी वजह से कम हो गया, आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया है, तो बीटेन की डेफिशिएंसी दिखती है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि इतना मिथ्योनिन रीजनरेट नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि मिथ्योनिन अगर नहीं है तो मिथ्योनिन कहाँ से बनेगा? होमोसिस्टीन से बनेगा। होमोसिस्टीन के लिए बीटेन चाहिए। बीटेन अगर डाइट में नहीं है या कोलिन से इतना बीटेन नहीं बन पा रहा है तो हमें फिर मतलब ग्रोथ वगैरह पे और डिटॉक्सिफिकेशन पे, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मिथ्योनिन की, वहाँ वहाँ हमें वो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो चिक्स के अंदर ये देखा गया कि बीटेन जो है वो मिथाइलेट करता है होमोसिस्टीन को, जो कि मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बीटेन होता है ये 3 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट होता है कोलिन से मिथाइलेट करने में। मतलब होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन बनाने में बीटेन कोलिन से 3 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। और कोलिन की बीटेन में कन्वर्ट होने की जो एफिशिएंसी होती है वो आइनोफोर अगर फीड में हम डालते हैं, जैसे सेलिनोमाइसिन है, मोनेंसिन है, मधुरामाइसिन है, इस टाइप के जो एंटीकॉक्सीडियल डालते हैं वो कोलिन को बीटेन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं या उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। तो ज़्यादातर फीड में आइनोफोर्स पड़े होते हैं, खास करके जो फीड मिलर्स जो फीड बनाते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो तो कॉस्ट कटिंग पे काम करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं डालते हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा रोल
समझ में नहीं आता है या जो फीड को महंगा करें एक तरीके से, तो वो नहीं डाले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, और सेलिनोमाइसिन मधुरामाइसिन डाल दिया है तो कोलिन बीटेन में कम कन्वर्ट होगा, होमोसिस्टीन की कंसंट्रेशन ब्लड में फिर बढ़ जाती है, और ये माना जाता है ये हार्ट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है, हार्ट प्रॉब्लम करती है अगर होमोसिस्टीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक रिसर्च हुई, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वो रिसर्च ही कोट कर दी, ये बताने से अच्छा है कि मतलब बीटेन रिप्लेस कर सकता है मिथ्योनिन को या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बीटेन जो है ये पार्शली रिप्लेस कर सकता है मिथ्योनिन को या नहीं कर सकता। इसके लिए 6 डाइटरी ट्रीटमेंट दिए गए, मतलब 6 ग्रुप बनाए गए। पहले में बेसल डाइट जिसमें ना मिथ्योनिन थी ना इसमें बीटेन था। सेकंड डाइट में 600 ग्राम मिथ्योनिन डाली गई 1 टन में। दूसरी डाइट में 1200 ग्राम मिथ्योनिन डाली गई 1 टन में। चौथी डाइट में आधा किलो बीटेन डाली गई। पाँचवीं में आधा किलो बीटेन और 600 ग्राम मिथ्योनिन। और छठी डाइट में आधा किलो बीटेन और 1200 ग्राम मिथ्योनिन। तो ये 6 डाइट बन गई। अब इनके रिज़ल्ट क्या है, इनके रिज़ल्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बॉडी मास है, हम सिर्फ इसी को देखेंगे, एफसीआर को भी हम ज़्यादा वो नहीं देंगे क्योंकि एफसीआर तो इसमें बढ़ावा आया ही है। तो अगर हम देखें कंट्रोल डाइट जिसमें ना बीटेन थी ना मिथ्योनिन थी, इसमें अगर 21वें दिन पे देखें तो बॉडी वेट कितना था, 695 ग्राम, और 42वें दिन पे 1916 ग्राम बॉडी वेट था जिसमें ना बीटेन थी ना मिथ्योनिन था। अब हमने बीटेन मिलाई आधा किलो, मिथ्योनिन नहीं मिलाया, तो बॉडी वेट कितना हो गया, 673 ग्राम और 1837 ग्राम, मतलब कोई फ़र्क नहीं आया बीटेन मिलाने से। ठीक है, उतना ही रहा जितना बिना बीटेन के था। अब फिर हमने 600 ग्राम वो मिलाया, मिथ्योनिन मिलाया, तो उससे वेट काफ़ी बढ़ गया। यहाँ 695 था, यहाँ 809 ग्राम आ गया। ए और बी का मतलब है ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। ए और ए का मतलब है कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, ये एक जैसे ही हैं मतलब रिजल्ट्स। तो जब हमने मिथ्योनिन मिलाया तो यहाँ पर बॉडी वेट मतलब 42वें दिन पे 2347 ग्राम हमें मिला, मतलब 1837 से लगभग 400 ग्राम का डिफरेंस आया अगर यहाँ पर हम देखें। जब डीएल मिथ्योनिन 600 ग्राम और आधा किलो बीटेन मिलाया तब भी कोई फ़र्क ज़्यादा देखने को नहीं मिला, मतलब मिथ्योनिन में अगर हमने बीटेन को ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। इसी तरीके से जब 1200 ग्राम मिथ्योनिन लिया तो 863 ग्राम हो गया, जो 809 ग्राम था वेट 21वें दिन पे वो 863 हो गया 1200 ग्राम मिथ्योनिन पे, और 2500 ग्राम हो गया 42वें दिन पर मिथ्योनिन में। लेकिन जब 1200 ग्राम मिथ्योनिन के साथ आधा किलो बीटेन भी मिलाया तो कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, 2432 और 846। तो ये जो मतलब रिसर्च है ये बताती है कि बीटेन मिथ्योनिन रिप्लेस नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीटेन डालेंगे मिथ्योनिन कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिज़ल्ट नहीं आए हैं इसमें। तो मार्जिनली भी डेफिशिएंट हो और डाइट तो मिथ्योनिन प्लस सिस्टीन हमारे प्रॉपर डाइट में होने चाहिए अगर हमें पूरी ग्रोथ चाहिए। मिथ्योनिन करता क्या है, इसके लिए हमारी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि मिथ्योनिन इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बिना इसके ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है। दूसरा काम क्या करता है, ये इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन जो वाटर की होती है जिससे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। देखिए पानी ही है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ बिना वाटर के कुछ नहीं है। ठीक है, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर से और उसके मतलब उसके अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा, तो ये मूवमेंट जो होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अगर पानी ठीक से सेल के अंदर नहीं रहेगा तो सेल काम नहीं करेगी। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए बाहर, मान लीजिए सॉल्ट ज़्यादा है, आप जैसे मुनक्का है, आपने उसे पानी में डाला तो तुरंत वो फूल जाती है ना, उसके अंदर पानी चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट वगैरह ग्लूकोज का किसी भी चीज़ का, तो पानी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि पानी को सेल के अंदर रोक के रखना है,
मतलब इतना रोकना है कि ना तो वो फूल के बड़ी हो जाए जैसा यहाँ पे है, और ना ही सिकुड़ के छोटी हो जाए जैसी यहाँ पर है। वो एक सी रहे, आइसोटोनिक रहे। तो उस चीज़ को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सेल के अंदर ज़्यादा पानी जा रहा है या उसके अंदर से कम, मतलब उसके अंदर से ज़्यादा पानी निकल के आ रहा है, तो वो सेल अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और देर सवेर वो मर जाती है। मतलब सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ होगी तो ऑर्गन की डेथ होगी, ऑर्गन की डेथ होगी तो फिर डिजीज़ होगी और हमारा पक्षी भी, बर्ड भी मर जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करना, ठीक है। और ये कैसे होता है? पानी के मूवमेंट को रेगुलेट करके सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल को पानी को रिटेन करना है। अब वो कैसे करता है? तो जो मेजर कंपोनेंट होता है मतलब सर्वाइवल का, वो होता है पानी का प्रेजेंट होना, ठीक है। जैसे चिक्स का हार्ट है तो उसके अंदर अगर हम देखें लगभग 87% मतलब उसकी सेल्स में पानी होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट सेल या जो भी होते हैं जिनके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर का दबाव होता है, ठीक है, वहाँ पर मतलब सेल को कुछ अपने अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स रखने पड़ते हैं जिससे वो पानी को होल्ड करके रखें। तो इससे क्या होता है, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक आयन, जैसे हम ये कहें कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्योंकि पानी को रिटेन करते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इनऑर्गेनिक आयंस को अंदर सेल के नहीं भरा जा सकता है पानी को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करेंगे और एंजाइम के फंक्शन को नहीं होने देंगे। तो इस पर्पस के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो कि अंदर किसी चीज़ को इफ़ेक्ट ना करें और पानी को होल्ड करके रखें। तो इसमें रोल में बीटेन बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका जो एक रोल था मिथाइल डोनेट करना, वो तो एक अलग है, ठीक है। एक रोल इसका होता है बीटेन का, पानी को रोक के रखना सेल के अंदर, एक ऑस्मो प्रोटेक्टेंट का काम करता है या ऑस्मोलाइट का काम करता है। हमारा प्रोडक्ट भी है ऑस्मोसोल, और ऑस्मोसोल के अंदर भी बीटेन है और रेमीप्रो के अंदर भी बीटेन है 15%। तो ये यूज़ करते हैं हम, मतलब कॉक्सीडियोसिस वगैरह में, लूज ड्रॉपिंग में, तो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ऑस्मो प्रोटेक्टेंट की तरह बीटेन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को हमें मिलते हैं कमर्शियल पोल्ट्री प्रोडक्शन में। तो ऑस्मो रेगुलेशन बीटेन से कैसे होता है? जैसे किडनीज़ हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, सीका है, क्लोएका है, तो ये बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब पानी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं एक तरीके से, ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं। तो जो बॉडी का वाटर मतलब एक कैसे उसके अंदर पहुंच रहा है मुर्गी के अंदर, वो या तो पी रही है मतलब पानी को, ठीक है, या फिर उसका ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, उससे भी कुछ वाटर बनता है, ठीक है। तो ये वाटर का जो बैलेंस होता है, तो ज़्यादा पानी जो होता है वो उसके यूरिन में, फीसिस में और सिक्रीशन में निकल जाता है, मतलब जो वो सांस लेती है उससे भी कुछ मॉइस्चर बाहर जाता है, पेंटिंग होती है, तो एक ऑस्मो रेगुलेशन बना रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मुर्गी को डायरिया हो जाए, जैसे हो जाता है कई सारी बीमारियों में, जैसे कॉक्सीडियोसिस में होता है, या ई. कोलाई है, पास्चुरेला है, साल्मोनेला है, कुछ वायरसेस हैं, रोटा वायरस है, फंगाई है, कैंडिडा है, इसके अंदर मुर्गी को डायरिया होता है, उसके अंदर का पानी निकल के जाने लगता है। तो पानी पहले क्या जाता है, जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, तो प्लाज्मा 92% वाटर होता है। तो जब डायरिया होता है और मुर्गी पानी कम पी रही है बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो पानी उसके बॉडी से निकलने लगता है। तो सबसे पहले ब्लड के अंदर से पानी आता है, मतलब और वो इंटेस्टाइन में जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा डायरिया में। इसके बाद क्या होता है, सेल्स अपना पानी लूज़ करने लगती हैं, फिर सेल सिकुड़ने लगती हैं। देखा है ना आपने, जब लूज ड्रॉपिंग होगी या ये होगा, ये सब होते हैं, कॉक्सीडिया वॉक्सीडिया होता है या ई. कोलाई है, तो बॉडी बैक मारती है, मतलब उसका जो वज़न होता है वो कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि बॉडी का जो वाटर है ना, वो डिहाइड्रेट हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर से निकल के जा रहा है बाहर की तरफ। या इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे लूज ड्रॉपिंग, जैसे ज़्यादा फाइबर है, चिपचिपी बीट आती है, लूज ड्रॉपिंग्स आती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में शरीर का पानी निकल के जाने लगता है। तो वहाँ पर बीटेन जो है वो ऑस्मो प्रोटेक्टेंट का काम करता है। वो सेल्स के अंदर अगर आप बीटेन देंगे तो वो पानी को होल्ड करके रखेगा और डायरिया को होने से रोकता है, कम करता है, सेल्स
को इंजर्ड होने से बचाता है, क्योंकि एक बार अगर डिहाइड्रेट हो गई सेल और मर गई तो उसे दोबारा से मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और मान लीजिए अगर इंटेस्टाइन की सेल्स ऐसे करके डैमेज हो रही हैं तो फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी, डाइजेशन नहीं कर पाएंगी, तो और लॉसेस बढ़ेंगे बीट के अंदर, और ज़्यादा फीड वेस्ट होके जाएगा। तो ये जो ऑस्मो प्रोटेक्टेंट वाला रोल है और एक मिथाइल डोनेशन वाला रोल है, यही दो रोल बीटेन के हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी सोर्स क्या क्या होती है अगर हम देखें बीटेन की, तो बीटेन की नीड कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि डाइट के अंदर कितने मिथाइल डोनर्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने मिथ्योनिन डेफिशिएंट डाइट बनाई है, मिथ्योनिन की कमी है, आजकल कुछ ऐसी मतलब प्रोडक्ट आते हैं, स्पूरियस प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर मिथ्योनिन होता ही नहीं है, सस्ते होते हैं लेकिन बस एक तरीके के फ्रॉड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मिथ्योनिन है ही नहीं। अब आपने डाल तो दिया है लेकिन उसके पास अवेलेबल ही नहीं है बर्ड के लिए वो। तो ऐसी कंडीशन में जब मिथाइल डोनर्स की कमी होती है तो हमें बाहर से बीटेन अगर हम देते हैं तो उसके इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो टोटल जो बीटेन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म से, मतलब कोलिन इतना नहीं है कि वो हमें उतना बीटेन दे पाए जितना बॉडी को ज़रूरत है, तो तब हमें बाहर से देना पड़ता है बीटेन। अब देख लेते हैं कॉमन फीड इंग्रेडिएंट में कितना बीटेन प्रेजेंट है। अल्फ़ा अल्फ़ा एक लूसर्न ग्रास होती है, अगर वो डिहाइड्रेटेड मील पोल्ट्री में यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीटेन देखने को मिलता है, मतलब 3175 से 3850 मिलीग्राम पर केजी तक ये प्रेजेंट रहता है बीटेन इसके अंदर। सोयाबीन के मील के अंदर कोई बीटेन प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरीके से कैनोला मील के अंदर, मतलब सरसों मस्टर्ड डीओसी में या भुट्टे में, कॉर्न मक्का के अंदर, माइलो के अंदर और राइस के अंदर कोई बीटेन नहीं मिलता है। फ़िश मील, मीट मील, ओट्स, बार्ले सबसे ज़्यादा वीट के अंदर मिलता है अच्छी क्वांटिटी में। तो अल्फ़ा अल्फ़ा मील या वीट के अंदर बीटेन काफ़ी क्वांटिटी में मिल जाता है। तो नॉर्मल कॉर्न सोया डाइट्स जो होती हैं हम बनाते हैं, या जैसे आप प्रीमिक्स बनाते हैं 5% प्रीमिक्स बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ बीटेन अगर आप मिलाएंगे तो आपको थोड़ा इफ़ेक्ट ऑस्मो प्रोटेक्टेंट वाला इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और ये कोलिन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये फिर मैं वही कहूँगा कि आप वो वाली वीडियो मेरी देखिए कोलिन वाली, उसमें आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये इसका इंक्लूजन कितना होना चाहिए, अगर ये चुकंदर जो होता है, अगर चुकंदर का मोलेसिस अगर मिल जाता है, जैसे कुछ लोग साइलेज वाइलेज भी बनाते हैं, और चुकंदर यहाँ पे तो इंडिया में होता नहीं है ये, तो ये 25 से 200 ग्राम तक बीटेन रहता है 1 केजी में। मतलब चुकंदर का जो मोलेसिस बनता है, ये शीरा कह सकते हैं आप उसे, उसके अंदर 25 से 200 ग्राम पर केजी तक बीटेन होता है। फीड ग्रेड बीटेन हाइड्रोक्लोराइड आता है, इसमें लगभग 722 ग्राम बीटेन होता है। एनहाइड्रस बीटेन आता है, इसमें 970 ग्राम तक बीटेन होता है 1 किलो में। और प्यूरिफाइड बीटेन लिक्विड आता है, इसके अंदर 470 ग्राम बीटेन होता है 1 केजी के अंदर। रेमीप्रो हमारा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो इसके अंदर 15% बीटेन है, 5% विटामिन सी है, प्रोबायोटिक्स हैं, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस। तो ये कॉक्सीडिया के प्रिवेंट के लिए और उससे रिकवरी के लिए बनाया गया है, क्लोस्ट्रीडियम, और ये जो कॉक्सीडिया से जो इंटेस्टाइन डैमेज होती है तो उसके लिए बनाया गया है। इसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर बीटेन है रेमीप्रो के अंदर, क्योंकि फिर लोग वीडियो देख के खोजते हैं कि कहाँ से हम बीटेन हमें मिले, तो उसके लिए बनाया मतलब दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको कहीं आसपास मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन इसकी अवेलेबिलिटी है। तो ये बीटेन के बारे में था। बीटेन का कोक्सीडियोसिस के साथ कैसा मतलब इंटरेक्शन रहता है। कोक्सीडियोसिस में बीटेन बहुत हेल्पफुल होता है, उसके द्वारा जो इंजरी होती है उसे कम करता है, प्रिवेंट करता है कोक्सीडियोसिस को होने में, उससे होने वाले डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। तो उसके लिए किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।